शुरू करते हैं। पहले दिन हम 1 देते हैं, दूसरे दिन हम बढ़ाकर उसको बीडी करते हैं 10 मिलीग्राम बीडी, और तीसरे दिन हम टीडीएस करते हैं, और चौथे दिन से हम उसको 1, 1 और रात को 2, इस हिसाब से टोटल हम 40 मिलीग्राम तक जाते हैं। सो दिस इज द बैक्लोफेन। ये याद रखिए, बैक्लोफेन हम दे सकते हैं। शायद पीएससी पे ये नहीं रहता है बैक्लोफेन, बट यू कैन कंसिडर इट अगर पेशेंट की पेइंग कैपेबिलिटी है तो। टोपिरामेट, आपको पता होगा कि टोपिरामेट हम माइग्रेन के केसेस में देते हैं, पर टोपिरामेट ऑल्सो वेरी गुड ड्रग फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द क्रेविंग। वो भी हमारा जो रिवार्ड सेंटर है उसके ऊपर एक्ट करता है। तो 25 मिलीग्राम हम 2 दिन के लिए देते हैं, फिर हम बीडी कर देते हैं 25 मिलीग्राम नेक्स्ट 2 डेज के लिए, फिर हम उसका 75 मिलीग्राम हर 2 दिन में हम 25 मिलीग्राम बढ़ा रहे हैं। 1 पहले दिन सवेरे 1 और रात को 2, ऐसे 4 दिन के बाद में, और फिर 6 दिन के बाद में सवेरे 2 और रात को 2, यानी टोटल हम 100 मिलीग्राम तक आते हैं। सो टोपिरामेट 25 मिलीग्राम। सो ये 2 ड्रग्स आप याद रख सकते हैं। टैबलेट अकैम्प्रोसेट भी है, जो पर्टिकुलरली अल्कोहल क्रेविंग के लिए बनाया गया है। 333 मिलीग्राम 2 टीडीएस, यानी टोटल 999 मिलीग्राम का डोज होता है। पर ये महंगा आता है और ज्यादा लेना पड़ता है, यानी एक ही दिन में आपको 6 गोलियां लगती है, इसलिए हम पीएससी लेवल पर हम ये नहीं दे सकते हैं। सो बैक्लोफेन और टोपिरामेट, ये नाम आप याद रख सकते हैं। सो ये जो ड्रग्स फॉर क्रेविंग है, ये बहुत लंबे समय तक देना बहुत जरूरी है, खास करके 9 से 12 महीनों तक कंटिन्यूअस देना होता है। और जो हमने डिटॉक्सिफिकेशन किया या फिर विड्रॉवल वाला जो ट्रीटमेंट किया, वो बस 8 दिन का है। उसके बाद में ये बेंजोडाइजापिन का यूज आप बंद कर दीजिए, बिकॉज बेंजोडाइजापिन का पेशेंट एब्यूज कर सकता है। हम एक प्रॉब्लम से निकलकर दूसरे प्रॉब्लम में जा सकते हैं। तो बेंजोडाइजापिन यानी डाइजेपाम हम तभी यूज कर रहे हैं जब पेशेंट को विड्रॉवल सिम्टम्स है, या फिर हम पेशेंट को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। पेशेंट तैयार है दारू छोड़ने के लिए, वो बोलता है ठीक है सर मैं एडमिट नहीं होता हूँ लेकिन मैं घर में रहूंगा, और वो घर से बाहर नहीं निकलने वाला है, तो आप बेंजोडाइजापिन 8 डेज का ये जो कोर्स है अभी हमने डिस्कस किया वो हम देने वाले हैं। और हम थायमिन देने वाले हैं। अगर हमारे पास थायमिन नहीं है 100 मिलीग्राम का, तो हम बी कॉम्प्लेक्स हायर डोसेस में देने वाले हैं। सो हम इसको अभी थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वैशाली जी नेक्स्ट स्लाइड। सो हम ओपीडी में कैसे आइडेंटिफाई करें पेशेंट को, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आने वाला पेशेंट खुद होके नहीं आने वाला है, वो रिलेटिव लाएंगे, या फिर वो पेशेंट आएगा भी तो वो दूसरे मेडिकल प्रॉब्लम के लिए आएगा। और हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम पेशेंट को कोई ये प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई करें, फिर पेशेंट को इंसाइट जनरेट करें और उसको इससे बाहर आने के लिए मदद करें, और उसका लाइफ स्पैन हम बढ़ाएं। सो हर एक पेशेंट को हमने ये क्वेश्चंस पूछने चाहिए, ये 3 क्वेश्चन पूछने चाहिए हमारे सिनारियो में, खास करके जो मेल यंग पेशेंट्स है उनको। कौन सा हमने क्वेश्चन पूछना चाहिए? भले वो किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपके पास आया है और आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो कौन से क्वेश्चन पूछने चाहिए? आर यू ड्रिंकिंग अल्कोहल हेवीली और रेगुलरली? क्या आप बहुत ज्यादा दारू पी रहे हैं और हर दिन पीते हैं? क्या आपको बिना दारू पिए नींद आती है? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, जब आप दारू कम करते हैं या फिर अचानक बंद करते हैं, तो क्या आपके हाथ या फिर आपके शरीर में थरथरी होती है, दुझारी आती है? सो ये 3 में से अगर 2 क्वेश्चंस पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि पेशेंट को अल्कोहल एडिक्शन है और पेशेंट को ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो हर एक पेशेंट जो भी हमारे ओपीडी में आता है, हम ये 3 क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इनको पूछ सकते हैं, और इसे हम स्क्रीन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हर एक पेशेंट को, क्या आप दारू रेगुलरली हर दिन पीते हैं? क्या आप बहुत ही ज्यादा हेवीली पीते हैं? बहुत सारे लोग रेगुलर पीते हैं, यानी हर दिन। जैसे मैं हमेशा पूछता हूँ तो कोई हर दिन मैं पीता हूँ ऐसा कोई नहीं बोलता है। वो बोलता है हफ्ते में 3-4 दिन। तो हफ्ते में 3-4 दिन यानी रेगुलर ही है, ऐसे आपको समझना है। या फिर बहुत बिंज ड्रिंकिंग रहता है, एक बार शुरू कर देते हैं और फिर वो कंटिन्यूअस रहता है, और 10-15 दिन तो वो कंटिन्यूअस और हेवी रहता है।
तो वो भी अल्कोहल डिपेंडेंस में ही वो आएगा और उसके बाद में भले ही उसमें गैप रहे। सो कंटिन्यूअस मीन्स हर दिन, मोस्ट ऑफ द डे ऑफ द वीक, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। और अगर बिना दारू पिए नींद नहीं आ रही है और अगर बिन दारू नहीं पीता है तो तकलीफ होती है, तो ये अल्कोहल एडिक्शन है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हम डायग्नोसिस कैसे करें कि जो ICD-10 डायग्नोसिस है उसके हिसाब से अगर हमें अपने जो IHMS सिस्टम है उसमें डालना है, तो जैसे हमने क्वेश्चन पूछा वैसे अगर हमें ये मिलता है कि वो कंटिन्यूअस दारू पी रहा है, यानी ऑलमोस्ट डेली पी रहा है, हफ्ते में 3-4 दिन, यानी ऑलमोस्ट डेली, ऐसे हम बोल सकते हैं। और फॉर लास्ट 3 मंथ से, अगले 3 महीने से वो कंटिन्यूअस दारू पी रहा है, देन उसको पता है कि दारू छोड़ना है फिर भी वो छोड़ नहीं पा रहा है, या फिर अपने आप को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसको अल्कोहल डिपेंडेंस है। अल्कोहल डिपेंडेंस ये हमारी साइंटिफिक टर्म है, ये ICD-10 क्लासिफिकेशन की टर्म है और ये डिसऑर्डर है। सो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ये हम कैसे पता करें? जो मैं अभी 4 चीजें बता रहा हूं, इस 4 चीजों में से कोई भी 2 चीजें हैं, इसका मतलब उसे अल्कोहल डिपेंडेंस है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जैसे लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर सब्सटेंस यूज। फर्स्ट, लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर सब्सटेंस यूज यानी वो बहुत समय से लेते आ रहा है और ज्यादा से ज्यादा उसका वो बढ़ ही रहा है, ज्यादा क्वांटिटी में ले रहा है और बहुत समय से कंटिन्यूअस लेते आ रहा है, अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। देन सैलियंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। सैलियंस यानी उसकी पूरी जिंदगी अल्कोहल के इर्द गिर्द ही है, वो काम पर भी जा रहा है तो बिना दारू पिए वो काम पर नहीं जा सकता, या फिर वो काम इसलिए कर रहा है कि उसको पैसे मिले और उससे वो दारू ले। थ्रू आउट डे उसके दिमाग में यही चलता है कि कब मैं फ्री हो जाता हूँ और कब दुकान में जाता हूँ और दारू पीता हूँ। जितने भी कॉम्प्लिकेशंस उसके लाइफ में हो रहे हैं वो पूरे के पूरे दारू की वजह से हो रहे हैं। सो जिंदगी में, उसके जिंदगी में दारू एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया है। सो दैट इज द सालियंस। फिर क्रेविंग, क्रेविंग यानी इररेजिस्टेबल डिजायर, हम जिसको बोलते हैं लालसा, पीने की लालसा, बहुत जबरदस्त उसको पीने का आ, लालसा हो रही है, पीने की जबरदस्त इच्छा होती है जब वो अवेलेबल नहीं होता है, उसके सिवा रहा नहीं जाता है। सो दैट इज द क्रेविंग। सो ये दोनों भी चीजें, ये क्रेविंग जो है साइकोलॉजिकल फिनोमिना है और सालियंस है यानी उसका पूरा लाइफ का फिनोमिना है कि पूरी लाइफ उसके इर्द गिर्द बन गई है। देन फिजियोलॉजिकल फिनोमिना जो होता है अल्कोहल डिपेंडेंस में, वो 2 चीजों से हम पता कर सकते हैं। एक तो टॉलरेंस, यानी पहले इतना पीने से उसको नशा आती थी, अभी वो इतना पी रहा है जिससे उसको अभी नशे जैसा हो रहा है, और अभी तो बहुत ज्यादा पीना पड़ता है, उससे उसका दिमाग में वो नशा आती है, किक आती है। अगर वो नहीं पीता है तो उसे फिर विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स हमें पता है, इसमें आपको फिजिकल सिम्टम्स मिलेंगे, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स मिलेंगे। फिजिकल सिम्टम्स में थरथरी, जब दारू नहीं पी रहा है तो उसको थरथरी हो रही है, घबराहट हो रही है, पसीने छूट रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। साइकोलॉजिकल सिम्टम में उसको, जैसे मैंने कहा, घबराहट हो रही है, बेचैनी आ रही है, और कुछ सिम्टम्स बहुत सीवियर भी रह सकते हैं, जैसे रम फिट्स जिसको बोलते हैं, अल्कोहल विड्रॉवल सीजर्स। आपने कभी ना कभी देखे होंगे कि विड्रॉवल था और फिर उसको सीजर्स आना शुरू हो गया। और देन कुछ पेशेंट डिलीरियम ट्रेमंस में जाते हैं, यानी पेशेंट पूरा डिलीरियम रहते हैं, लेकिन ये डिलीरियम ऐसा होता है जहां पेशेंट एक्टिवेटेड रहता है। जैसे हमने अक्सर पेशेंट देखे हैं डिलीरियम के जहां पेशेंट रॉजी रहता है, लेकिन अल्कोहल विड्रॉल का जो पेशेंट डिलीरियम होता है, यहाँ पेशेंट बहुत ही बातें करते रहता है, बड़बड़ करने रहता है, बॉडी मूवमेंट करते रहता है, उसको एक्टिव हेलुसिनेशंस होते रहते हैं, आवाजें आने लगती है, दिखने लगता है, और एट द सेम टाइम वो डिलीरियम में रहता है। सो दैट इज द डेलिरियम ट्रेमन, जो एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन है और वो इमरजेंसी है और लाइफ थ्रेटनिंग है। देन
विथड्रॉवल सिम्पटम्स आते हैं इसलिए वो पेशेंट दारू फिर से पी रहा है। विथड्रॉवल सिम्पटम्स सहन नहीं हो रहे इसलिए दारू फिर से पी रहा है। सो ये जो फिजियोलॉजिकल फीचर हो गए उसमें कौन से फीचर्स हमने देखे? टॉलरेंस और दूसरा विथड्रॉवल। टॉलरेंस यानी उतना ही नशा आने के लिए, उतना ही इफेक्ट आने के लिए उसका डोज बढ़ाना पड़ रहा है। विड्रॉवल यानी जब वो नहीं पी रहा है तब उसको फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सीवियर ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। सो आईसीडी-10 क्लासिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि पिछले 3 महीने से क्या वो डेली रेगुलरली कंज्यूम कर रहा है? दूसरा, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कंट्रोल नहीं कर पा रहा है कैसे पता चलेगा? अगर वो रेगुलर लॉन्ग टर्म यूज कर रहा है, दूसरा पूरी जिंदगी उसके दारू के इर्द-गिर्द बन गई है, दैट इज़ द सैलियंस। तीसरा, क्रेविंग हमेशा सोच में इच्छाएँ होती है कि कब मुझे दारू मिले और कब मैं पीऊँ। और चौथा, फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस, जहाँ उसे टॉलरेंस होता है, ज़्यादा नशा करना पड़ता है, ज़्यादा पीना पड़ता है उतनी नशा पाने के लिए, और विथड्रॉवल अगर वो नहीं पीता है तो विथड्रॉवल आता है। सो ये आईसीडी-10 क्लासिफिकेशन हो गया और आप आराम से वहाँ डाल सकते हैं एफ-10। या फिर जो मैंने आपको ओपीडी बेसिस पे जो 3 क्वेश्चन पूछे कि क्या आप रेगुलर दारू पीते हो क्या? क्या बिना दारू पिए आपको नींद आती है क्या? जब दारू नहीं पीते तो आपको थरथरी, घबराहट ये होती है क्या? बस ये 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आप बिंदास उसको प्रोबेबल डायग्नोसिस एफ-10 डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमें क्या करना है? जब पेशेंट हमारे पास ऐसे आया है, हमने स्क्रीन किया है, हमने डायग्नोस किया है, तो सबसे पहले इंटरवेंशन में हमने क्या करना चाहिए? तो हमने उससे रैपो बिल्डिंग करना ज़रूरी है। पेशेंट जब यहाँ आता है, वो बिल्कुल इस माइंड सेटअप से नहीं आता है कि उसको दारू छोड़ना है। वो प्रेशर में, फैमिली प्रेशर से आपके पास आया होगा, या फिर जो उसकी कंपनी में काम कर रहा है, उन्होंने भेजा होगा ज़बरदस्ती। सो उनके साथ रैपो बिल्डअप करना बहुत ही ज़रूरी है, उसको इनसाइट लाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ पार्टनरशिप करना, किसमें? छोड़ने में पार्टनरशिप करना, ये बहुत ही ज़रूरी है, और इस पार्टनरशिप में फैमिली का भी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। सो रैपो बिल्डिंग में बिल्कुल आपको ये समझना है कि फ़ोर्स नहीं करना है। आप पहले दिन से उसको सुनाने जाएँगे कि तू दारू क्यों पीता है? दारू से ये होता है, वो होता है, फिर भी नहीं छोड़ रहा है। दारू छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि दारू ने उसके दिमाग पर परमानेंट असर किया होता है। जो हमारा, जैसे मैंने कहा कि जो रिवॉर्ड सेंटर है, उसके ऊपर ऐसे परमानेंट डिसरेगुलेशन, डोपामाइन डिसरेगुलेशन किया गया है, उस वजह से वो छोड़ नहीं पाता है। तो आप एक प्रकारे उसे एक विकलांगता, एक प्रकारे डिसेबिलिटी के जैसे देखो, तो आप उसके साथ सही तरीके से पेश आएँगे रादर दैन जजमेंटल होके, या फिर आप बहुत हार्श होके। इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। बेस्ट वे ये है कि पहले रैपो बिल्डिंग हो, उसके साथ बात करें, उसे समझे, कितने समय से पी रहा है, क्यों पी रहा है, वो क्यों नहीं छोड़ पा रहा है। और अगर वो बोल रहा है कि मुझे दारू नहीं छोड़नी है, तो भी आप उसको फ़ोर्स करने के पीछे मत लगो। उसको पहले बोलो कि ठीक है, हम थोड़ा-सा असेसमेंट करते हैं। मैं कुछ सवाल आपको पूछता हूँ, वो मुझे बताइए। ओके? तो आप जो हमने जो स्क्रीनिंग वाले क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, जो डायग्नोसिस, आईसीडी-10 डायग्नोसिस देखा हमने क्वेश्चंस, वो आप पूछ सकते हैं, राइट? आप उसको विथड्रॉवल सिम्पटम्स जो है वो भी देख सकते हैं, उसका भी असेसमेंट कर सकते हैं। भले ही वो नहीं बोल रहा है, दारू नहीं छोड़ना है, फिर भी आपको एग्जामिनेशन करना है कि जिससे दारू रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस है क्या? या फिर विथड्रॉवल है, अगर वो कॉम्प्लिकेशंस कुछ है, तो अगर विथड्रॉवल आएगा तो वो कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएँगे और वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। और आप लैब इन्वेस्टिगेशंस भी करेंगे। ओके? सो पेशेंट को आप पहले रैपो बिल्डिंग करेंगे, उसको आप फोर्स नहीं करेंगे, उसको भले ही वो नहीं बोल रहा है, फिर भी आप उसको बोलेंगे ओके, हम थोड़ा-सा चेक कर लेते हैं। तो आप अपने स्क्रीनिंग क्वेश्चंस उसको पूछ रहे हैं, आप डायग्नोसिस कर रहे हैं, आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, लैब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप विथड्रॉवल सिम्पटम्स देख रहे हैं। ओके? तो ये वन बाय वन कैसे देखना है, इसके बारे में हम आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो आप
विथड्रॉवल सिम्पटम्स दिखते हैं। विथड्रॉवल सिम्पटम्स दिखाता है कि पेशेंट को अल्कोहल डिपेंडेंस है, जैसे अभी हमने कहा कि इट्स अ साइन ऑफ द फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस। तो विथड्रॉवल सिम्पटम्स कौन से हैं? पेशेंट सर दर्द की कंप्लेंट कर रहा है। पेशेंट विथड्रॉवल सिम्पटम के लिए आपके पास आएगा, दारू के लिए नहीं आने वाला है। सो पेशेंट अगर सर दर्द की कंप्लेंट कर रहा है, घबराहट की कंप्लेंट कर रहा है, नींद नहीं आ रही है, थरथरी हो रही है ऐसा बोल रहा है, पेट खराब है ऐसा बताता है, उल्टी जैसा लगता है, अ, हाँ, दिल की धड़कन बढ़ी हुई रहती है, आँखों के सामने कुछ-कुछ दिखाई देता है, खास करके चूहे दिखाई देते हैं, साँप दिखाई देते हैं, आवाज़ें आती है, शरीर पर कुछ रेंग रहे हैं, चिटिया रेंग रही है या फिर कीड़े रेंग रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। तो ये कॉमन लोगों के फिनोमिना है। और ये जो विथड्रॉवल सिम्पटम्स है, ये 12 से 24 घंटे में आना शुरू हो जाते हैं। कुछ पेशेंट को अल्कोहल विथड्रॉवल सीजर्स भी होते हैं, जैसे अभी हमने बात किया जिसको हम रम फिट्स बोलते हैं। ये जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स होते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि जो अगर रम फिट्स है, अल्कोहल विथड्रॉवल सीजर्स है, वहां आपका स्टेटस इपिलिप्टिकस का मैनेजमेंट काम नहीं करेगा। जो आप स्टेटस इपिलिप्टिकस के लिए ट्रीटमेंट देते हैं या फिर इपिलिप्सी के लिए जो ट्रीटमेंट देते हैं वो काम नहीं करने वाला है। तो ट्रीटमेंट क्या करना है वो हम आगे देखेंगे। जैसे हमने कहा कि पेशेंट को डेलिरियम ट्रेमेंस भी हो सकता है अगर वो बहुत रेगुलरली पी रहा है और हेवी ड्रिंकर है, तो जब वो छोड़ेगा, जब उसको विड्रॉवल आएगा, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करेगा, तो डेलिरियम ट्रेमेंस भी हो सकता है। जहाँ पेशेंट्स को हैलुसिनेशंस होते रहते हैं, वो बड़बड़ करता है, बहुत ही साइकोमोटर एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, बॉडी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पेशेंट को टाइम, प्लेस, पर्सन का कोई भी डिसओरिएंटेशन नहीं रहता है। टैकीकार्डिया उसको हुआ रहता है, थोड़ा-सा टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। ब्लड प्रेशर भी अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, खास करके अप ज़्यादा होता है बिकॉज़ ऑफ द टैकीकार्डिया। और पेशेंट एग्रेसिव भी रह सकता है, गाली-गलौज करते रहता है, सामने कौन है उसको पता नहीं चलता है और स्वेटिंग अ, उसको होता है। सो ये हो गया डेलिरियम ट्रेमेंस, जहाँ पेशेंट डिसओरिएंटेड और हैलुसिनेशंस वहाँ प्रिडोमिनेंट होता है। वो 48 टू 72 आवर्स में होता है। सो पहला विथड्रॉवल सिम्पटम्स में 12 टू 24 आवर्स में विथड्रॉवल आते हैं, जहाँ सर दर्द, घबराहट, नींद ना आना, ट्रेमर्स, ये चीज़ें होती है। देन 24 टू 48 आवर्स में रम फिट्स आ सकते हैं, सीज़र्स आ सकते हैं और 48 टू 72 आवर्स के बीच में डेलिरियम में पेशेंट जा सकता है। लेकिन ये कुछ ही पेशेंट को, हेवी ड्रिंकर जो पेशेंट्स है, रेगुलर ड्रिंकिंग करने वाले हैं, उनको ही होगा। जो बहुत सारे पेशेंट्स को माइल्ड टू मॉडरेट विथड्रॉवल सिम्पटम्स होते हैं, जहाँ पेशेंट्स को पाल्पिटेशंस, थरथरी और इंसोम्निया, यही चीज़ें रहते हैं जो आप ओपीडी बेसिस पर भी मैनेज कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है, पेशेंट चाहे विलिंग है, नॉन विलिंग है छोड़ने के लिए, फिर भी आप वाइटल्स तो आपको चेक करना ही है पेशेंट के कैसे है। उसका हाइड्रेशन स्टेटस देखिए कैसे, बहुत बार पेशेंट का हाइपोनाट्रिया में भी रहता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रहता है। उसका कैलोरी भी, वो खाना नहीं खाता है, पानी नहीं पीता है, तो कैलोरी प्रॉब्लम्स भी रहते हैं। इसलिए हम उसको ग्लूकोज़ देते हैं, लेकिन ग्लूकोज़ देने के पहले लेना है, हम आगे देखने वाले हैं इंटरवेंशंस में। आप पाल्पेट कर सकते हैं तो हिपैटिमेगाली आपको मिल सकती है। सीएनएस साइन जो है, साइन एंड सिम्पटम्स वो भी देखना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज़ कोर्साकॉप्स वर्निकेप्स एन्केफेलोपैथी, कोर्साकॉप्स साइकोसिस ये आपने सुना होगा, जो विटामिन की डिफिशियंसी से होता है, थायमिन डिफिशियंसी की वजह से। सो अगर पेशेंट चल नहीं पा रहा है, बराबर बैलेंस नहीं मेंटेन कर रहा है, निस्टैगमस उसको है, तो फिर हमने डिसोरिएंटेड है तो हमने ये सस्पेक्ट करना चाहिए। सो एसेंशियली कोई भी पेशेंट आपके पास जो अल्कोहल डिपेंडेंस आपको सस्पेक्ट हो रहा है, उसको आपने वाइटल्स उसके चेक करने चाहिए, उसका हाइड्रेशन स्टेटस आपने चेक करना चाहिए, उसका शुगर लेवल भी चेक करना चाहिए, लो तो नहीं है। एनी एक्सटर्नल इंजुरीज कुछ है कि, बिकॉज़
हमारे गाँव में पेशेंट्स आते हैं, वो दारू पीते हैं, सेल्फ नेग्लेक्ट होता है और अगर इंजुरीज़ है तो सेप्सिस वगैरह होता है और दारू का एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट होता है तो वो पता नहीं चलते हैं। तो वो भी हमने देखना चाहिए। हिपैटोमेगाली है कि नहीं वो देखना चाहिए और सीएनएस साइन देखना चाहिए, ये एसेंशियली है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जो विथड्रॉवल के साथ अगर कोमॉर्बिड है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसलिए पेशेंट अगर विथड्रॉवल में है या फिर आप पेशेंट को डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं, यानी पेशेंट अभी दारू नहीं पिए जा रहा है और आप डायज़ेपाम उसको देना जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये देखो कि पेशेंट को कोई अरिथमिया तो नहीं है, कोई कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर का साइन तो नहीं है, कोरोनरी डिजीज़ तो नहीं है, कोई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग, लिवर डिजीज़, पैनक्रेटाइटिस उसका तो हिस्ट्री नहीं है। नर्वस सिस्टम इम्पेयरमेंट तो कोई नहीं है या फिर कोई इन्फेक्शंस तो कोमॉर्बिड नहीं है। क्योंकि जब विथड्रॉवल आएगा तो ये चीज़ें कोमॉर्बिड चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिंग और लाइफ थ्रेटनिंग साबित हो सकती है। तो इसीलिए फिजिकल एग्जामिनेशन में वाइटल्स, हाइड्रेशन स्टेटस, एनी एक्सटर्नल इंजुरीज़, हेपेटोमेगाली और सीएनएस ये तो करना ही है। साथ में सीवीएस भी देखिए आप और जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एग्जामिनेशन भी आप कर लीजिए। देन कुछ बेसिक लैब इन्वेस्टिगेशंस जहां कंप्लीट ब्लड काउंट, शुगर लेवल, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट ये होना जरूरी है। जस्ट माउथ जैसे हम कोमॉर्बिड को हम अ, देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमने पेशेंट हमारे पास आया, हमने स्टेप 1 में उसको रैपो बिल्डिंग किया, स्टेप 2 में अ, हमने उसका असेसमेंट किया। अभी ये होने के बाद में पेशेंट को क्या हमने खुद एज़ अ मेडिकल ऑफिसर मैनेज करना है या फिर पेशेंट को रेफर करना है? तो पेशेंट को अगर रेफर करना है, तो कैसे रेफर करें? कौन से कंडीशन में रेफर करें? सो अगर पेशेंट डेली कंजम्पशन कर रहा है और हेवी ड्रिंक कर रहा है ना? और वो डिनाय ऑफ ट्रीटमेंट कर रहा है, नहीं मैं ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसा बोल रहा है, तो भले ही आप उसको डायजेपाम से डिटॉक्सिफाई करने जाएँगे और वो डायजेपाम भी लेगा और फिर उसके ऊपर दारू भी पिएगा, तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। बिकॉज़ बेंजोडाइज़ेपिन इज़ आल्सो सीएनएस डिप्रेसेंट एंड अल्कोहल इज़ आल्सो सीएनएस डिप्रेसेंट, है ना? सो उससे अच्छा है कि आप पेशेंट को रेफर करें, नियर बाय साइकियाट्रिस्ट की तरफ, राइट? अगर पेशेंट इतना सीवियर दारू नहीं पी रहा है और आपको लगता है कि विथड्रॉवल सिम्पटम्स है वो ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो फिर आप खुद उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर उसका दारू पीने का प्रमाण बहुत ही ज़्यादा है और दिन-ब-दिन रिलेटिव बोल रहे हैं कि वो बढ़ते ही जा रहा है, सुनता नहीं है या फिर आपने ट्राई किया है बेंजोडाइज़ेपिन से डिटॉक्सिफिकेशन या फिर विथड्रॉवल मैनेजमेंट डायज़ेपाम यूज़ करके, परंतु वो अ, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बल्कि दारू और ज़्यादा पीने लगा है, तो आप रेफर कर सकते हैं। अगर उसको हिस्ट्री है कि उसने दारू पिछली बार कम किया था, बंद किया था, उस समय में उसको रम फिट्स आए थे, उस समय में वो एकदम पागल जैसा कर रहा था, यानी हो सकता है कि वो डिलीरियम ट्रेमस उसको हुआ था या फिर वो कन्फ्यूजन अगर प्राइमरी से हिस्ट्री है तो फिर आप कर सकते हैं। अगर वो दारू पी रहा है और इंटॉक्सिकेशन में दूसरे को हार्म कर रहा है, अपने आप को हार्म कर रहा है या फिर अल्कोहल विथड्रॉवल में वो डिसओरिएंट होके दूसरे को हार्म कर रहा है, अपने आप को हार्म कर रहा है, तो आप उसको रेफर कीजिए। जैसे मैंने आपको सीरियस के साइन बताया है कि वो डिफिकल्टी इन वॉकिंग हो रहा है, मेमोरी के डिफिसिट्स आने लगे हैं, भूलते जा रहा है। अगर उसको निस्टैग्मस है या फिर विजुअल डिफिकल्टीज है, तो फिर आप उसे रेफर कर सकते हैं। सो अगर पेशेंट आ रहा है और पेशेंट को सिग्निफिकेंट विड्रॉवल साइन नहीं है और जो हिस्ट्री के बदौलत आप पेशेंट को डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं, बेस्ट वे ये रहेगा कि पेशेंट एडमिट हो जाए और ट्रीटमेंट अपना शुरू करे। कब रेफर कर सकते हैं कि वो हेवी ड्रिंक कर रहा है, रेगुलर ड्रिंक कर रहा है और आपको लगता है कि विड्रॉवल बहुत सीवियर आने वाला है, या फिर प्रायर विड्रॉवल की केसेस है जहां उसको सीजर्स आ चुके हैं, जहां वो डिलीरियम में गया है, या फिर वो विड्रॉवल में या फिर इंटॉक्सिकेशन में खुद को मारता है, दूसरे को मार रहा है, या फिर उसको कोई सीएनएस साइन पॉजिटिव है, तो उसे आप हायर सेंटर में भेज दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और भेजना कैसे है? आप 108 में भेज सकते हैं, रेफरल फॉर्म देके, और
अगर आपको गारंटी पेशेंट 108 से नहीं जा रहा है, आपको गारंटी नहीं है कि पेशेंट जाएगा, तो आप टेलेमानस को भी अ, फ़ोन कर सकते हैं 144116 पे। तो टेलेमानस वहाँ रजिस्टर करेगा और उसको फ़ोन करके वो जब तक पहुँचता नहीं तब तक फ़ॉलो अप करेगा। ओके सो विथड्रॉवल में पेशेंट को कब भेजना है? जस्ट मोमेंट। विथड्रॉवल में जैसे मैंने कहा कि अगर उसको सीज़र्स आ रहे हैं, अगर वो डेलिरियम में गया है, अगर वो अल्टर्ड सेंसोरियम में है, अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर वो उल्टियाँ कर रहा है, क्योंकि उल्टियाँ करना भी प्रॉब्लम है कि पेशेंट विथड्रॉवल में है और वो उल्टियाँ कर रहा है, सो एस्पिरेशन होने की संभावना है। अगर वो एब्नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, वायलेंस है, तो आप भेज सकते हैं या फिर कोई कोमॉर्बिड मेडिकल कंडीशंस है, जैसे अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, या फिर जैसे हमने कहा अरिथमिया और हार्ट रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, वहाँ आप भेज सकते हैं। परंतु ये जो कंडीशन है बहुत ही कम रहती है। बहुत सारा विथड्रॉवल 90% ऑफ विथड्रॉवल जो होता है, हम पीएससी पर आराम से मैनेज कर सकते हैं बेंजोडाइज़ेपिन का सहारा लेके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। जब पेशेंट रेडी नहीं है, अभी हमारे पास हमने ये सब असेसमेंट किया है और पेशेंट अभी रेडी नहीं है ट्रीटमेंट के लिए, तो हमने क्या करना चाहिए? पेशेंट रेडी नहीं है तो जैसे हमने डिस्कस किया, तो उसको ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए फ़ोर्स ना करें। उसको आप समझा सकते हैं कि इसके बाद ये बीमारी है, अल्कोहल डिपेंडेंस ये बीमारी है और इसका भी ट्रीटमेंट होता है। अगर वो दारू छोड़ता है, तो उसके बाद में उसका लाइफ़ कैसे रहेगा? अगर वो दारू नहीं छोड़ता है, तो उसके बाद में उसका लाइफ़ कैसे रहेगा? सो बेनिफिट ऑफ एब्स्टिनेंस और डैमेजेस उसके खुद के शरीर को, उसके दिमाग को, उसके फैमिली को, उसके सोसाइटी को, सोशल लाइफ़ को, उसके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को कैसे डैमेजेस हुए हैं, इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। उसको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। और इसके बावजूद भी वो अगर नहीं समझ रहा है, तो आप उसको ग्रेजुअल रिडक्शन के साथ एब्स्टिनेंस के लिए बोल सकते हैं। अगर पेशेंट माइल्डर है तो ये कर सकता है वो। परंतु मेरे पूरे थ्रू आउट करियर में मैंने कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं देखा है कि जिसने कहा कि सर मैं धीरे-धीरे करके छोड़ूँगा। तो आई हैवंट सीन इन माय लास्ट 20 इयर्स ऑफ माय प्रोफेशनल लाइफ। सो बेस्ट वे ये है कि वो कंप्लीट 100% अब्स्टिनेंस विद द हेल्प ऑफ द डिटॉक्सिफिकेशन मेडिसिन, यानी बेंजोडाइज़ेपिन जो डायज़ेपाम हम अभी बात करने वाले हैं वो। ये पेशेंट रेडी नहीं है, तो फिर आप उनके फ्रेंड्स और फैमिली उनको साथ लीजिए। उनको कोऑपरेट करने के लिए बोलिए कि पेशेंट को वो एनकरेज करे छोड़ने के लिए और छोड़ने के लिए वो सपोर्ट करे। रादर दैन क्रिटिसाइजिंग, रादर दैन शोइंग एंगर, कि वो सपोर्टिव रहे कि यस ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में आप फँस गए, आप प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। पेशेंट्स प्रॉब्लम दैट इज द अल्कोहल डिपेंडेंस इज द प्रॉब्लम, और फैमिली हम सब मिलके इस प्रॉब्लम के लिए हम इंटरवेंशंस करेंगे। सो यू हैव टू पार्टनर टू बी पार्टनर, फैमिली हैज टू बी पार्टनर along with the पेशेंट्स। और अगर समझाने से भी नहीं समझ रहा है, तो फैमिली से बात करके आप उसे रेफर कर सकते हैं। अगर वो सीवियरली प्रॉब्लम में है, सीवियर ड्रिंकर है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं अलॉन्ग विद द फैमिली। टेलीमानस को कॉल कीजिए, टेलीमानस में केस आएगी और जब तक पहुँचता नहीं टेलीमानस उसको फॉलो करेगा, जिससे जो साइकियाट्रिस्ट है और उनकी टीम है, वो उसे मोटिवेट करेगी कि डी एडिक्शन के लिए। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। अगर पेशेंट रेडी है, तो क्या करना चाहिए? पेशेंट रेडी है, तो पेशेंट को अकेले ट्रीट करने की बजाय आप उनके फैमिली को, उनके फ्रेंड्स को इन्वॉल्व कीजिए। जब पेशेंट डिक्लेयर करता है कि मुझे डी एडिक्ट होना है, मुझे दारू छोड़ना है, तो एक प्रकारे बाकी लोग भी उसे सपोर्ट करते हैं और उसके ऊपर एक प्रेशर भी बना होता है कि चलो मैंने
अपने फैमिली को बताया है, अपने फ्रेंड्स को बताया है, तो एक प्रकार वो सपोर्ट भी बनता है। दूसरा पेशेंट को मोस्ट ऑफ द टाइम बिज़ी रखने की कोशिश करें। वो एक तो काम पर जाए या फिर घर जैसे ही काम से आता है तो डायरेक्ट वो घर आ जाए। घर आने के बाद में तुरंत वो बच्चों में इन्वॉल्व हो या फिर कोई और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, अपने पैशन को वो फ़ॉलो करे। सो उसे टोटली बिज़ी रखने की लिए कोशिश करें जिससे वो अल्कोहल से डिस्ट्रैक्ट रहे। जब क्रेविंग आती है, तो क्रेविंग हमेशा एक लहर की तरह वो आती है और फिर नीचे भी चली जाती है। तो ये समुद्र की लहर की तरह वो क्रेविंग होती है, तो पेशेंट को क्रेविंग आने ही वाली है। पेशेंट कितना भी अच्छा हो, तो पेशेंट को क्रेविंग आने ही वाली है। मेडिसिन्स ले रहा है, तो भी पेशेंट को क्रेविंग आने वाली है। तो पेशेंट ने खुद की क्रेविंग को मैनेज करना आना चाहिए। तो उसके लिए आप पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि जब भी क्रेविंग आती है, तो उसने वो डिले करना चाहिए। डिले कैसे कर सकता है? ओके, मुझे पीने की इच्छा हो रही है, पर अभी नहीं, अभी मुझे ये काम निपटाना है। तो वो कोई काम में वो बिज़ी हो गया। वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करे कि किसी काम में बिज़ी हो जाए, किसी एक्टिविटी में बिज़ी हो जाए, बच्चों के साथ बात करे। इवन वो डिस्कस कर सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ वो फ़ोन कर सकता है कि मुझे क्रेविंग आ रही है। जब हम बोल के दिखाते हैं कि मुझे पीने की लालसा हो रही है, पीने की इच्छा हो रही है, तो वो काफ़ी सारा उसका अंदर की इंटेंसिटी वो कम हो जाती है और सामने से हमें सपोर्ट भी मिलता है। दूसरा दूसरा भी एक बताया गया है कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फिर हम पानी पीते हैं या फिर खाना खाते हैं भरपूर, सो अपना पेट भर जाता है और उससे भी क्रेविंग कम होती है, ऐसे भी कुछ स्टडीज़ में मिला है। सो डिले, डिस्ट्रैक्ट, डिस्कस एंड ड्रिंक वाटर। सो ये स्ट्रैटेजीज़ है, जब क्रेविंग आती है, तो हम पेशेंट को बता सकते हैं कि कैसे मैनेज करना है। देन हम पेशेंट का जो डिटॉक्सिफिकेशन है, वो करने जा रहे हैं। पेशेंट का डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम पेशेंट को एक तो एडमिट करेंगे या फिर वो घर में भी डिटॉक्सिफाई हो सकता है। लेकिन घर में डिटॉक्सिफाई होने से आप फैमिली को इन्वॉल्व करो कि पेशेंट घर से बाहर ना जाए। पेशेंट से कमिटमेंट लो कि पेशेंट घर से बाहर ना जाए, जिससे आप टैबलेट फॉर्म में ओरली आप दे सकते हैं। अन्यथा पेशेंट एडमिट होकर डिटॉक्सिफाई हो सकता है, जिससे वो आपके हॉस्पिटल से बाहर ना जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। सो ये जो डिटॉक्सिफिकेशन है, नेक्स्ट स्लाइड। ये सेम ट्रीटमेंट है जो हम अल्कोहल विथड्रॉल की ट्रीटमेंट करते हैं। सो पेशेंट अल्कोहल विथड्रॉल में नहीं है, पेशेंट हमेशा पी रहा है और कल से हमें डिटॉक्सिफाई करना है, तो भी यही ट्रीटमेंट रहेगी। या फिर पेशेंट अल्कोहल विथड्रॉल में है और आपको लगता है कि कोई कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर नहीं है, रेड फ्लैग साइन नहीं है जो पिछले बताया था मैंने, तो फिर आप उसे अल्कोहल विथड्रॉल को भी इसी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो 2 प्रकार के उसमें मैनेजमेंट रहेगा। एक तो सपोर्टिव केयर और दूसरा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सो सपोर्टिव केयर में एक तो आप डिहाइड्रेशन को करेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस अगर कुछ है वो आप टेस्ट कर रहे हैं और उसको कलेक्ट करेक्ट कर रहे हैं आईवी फ्लूइड से। सो हम जो इंजेक्शन थायमिन अगर हमारे पास अवेलेबल है, ऑप्टिन्यूरॉन इस ब्रांड से आता है, तो उसको हम 100 मिलीग्राम से लेके 300 मिलीग्राम तक हम दे सकते हैं फॉर नेक्स्ट 5 डेज़। आप उसको दे सकते हैं। अगर इंजेक्शन थायमिन नहीं है तो ओरल फॉर्म में आप टैबलेट थायमिन दे सकते हैं 100 मिलीग्राम कंटिन्यूअसली फॉर 1 मंथ आप उसको दे सकते हैं। ये थायमिन देना उसको ग्लूकोज़ देने के पहले बहुत ही ज़रूरी है। अल्कोहल विथड्रॉल में जब थायमिन डिफिशियंसी होती है, तो थायमिन डिफिशियंसी अगर हम उसको ग्लूकोज़ दे रहे हैं, 25% डेक्सट्रोज़ दे रहे हैं, हाइपोग्लाइसेमिया होता है बिकॉज़ जैसे मैंने कहा कि विथड्रॉवल में बहुत सारी साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो हमारी कैलोरी की नीड भी बहुत ज़्यादा होती है और पेशेंट वैसे भी खाना नहीं खाता है, तो ग्लूकोज़ देना है। लेकिन ग्लूकोज़ देने के पहले इंजेक्शन थायमिन देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ग्लूकोज़ के मेटाबॉलिज़्म के लिए भी थायमिन लगने वाला है और उस वजह से थायमिन डिफिशियंसी होकर मैमोनरी बॉडीज़ जो है ब्रेन की, वहाँ परमानेंट डैमेज हो सकता है और पेशेंट वर्निकेस एन्केफेलोपैथी में जा सकता है, फिर कोर्साकॉफ साइकोसिस में लैंड हो सकता है। सो इसीलिए जो फर्स्ट हमें देना इंटरवेंशन करना है वो थायमिन का है, कि इंजेक्शन थायमिन आप 100 मिलीग्राम दे रहे हैं, उसके बाद में ही आप पेशेंट को ग्लूकोज़ दीजिए, अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में है। और
अगर विड्रॉवल सीवियर है, मॉडरेट टू सीवियर है, तो ग्लूकोज हमें देना ही है अगर आपने एडमिट करके रखा है। डिलीरियम ट्रीटमेंट में है, अल्कोहल विड्रॉल सिम्पटम्स में है, अल्कोहल विड्रॉल सीजर भी उसको आ चुके हैं, तो ग्लूकोज देना ही है। तो लेकिन ग्लूकोज के पहले थायमिन देना बहुत ही जरूरी है टू प्रिवेंट वर्निकेज एनकेफेलोपैथी, राइट। और इस सपोर्टिव केयर में जो कॉम्प्लिकेशंस है अल्कोहल विड्रॉल रिलेटेड, वो भी हमें देखना है मेडिकल रिलेटेड साइकेट्रिक कंडीशंस में। सो अगर पेशेंट को डिटॉक्सिफाई करना है, तो जैसे मैंने पहले स्लाइड में आपको कहा था, टैबलेट डाइजीपाम 10 मिलीग्राम 1-1-2 के हिसाब से आप शुरू कीजिए और उसका वो कोर्स कीजिए। और उसके पहले सपोर्टिव केयर हमने करनी है। अगर पेशेंट विड्रॉवल में है, अगर डिहाइड्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस है, तो उसको करेक्ट कीजिए, इंजेक्शन थायमिन दीजिए, उसके बाद में बेंजोडाइज़ेपिन, उसके बाद में बेंजोडाइज़ेपिन और जो उसका हम डेक्स्ट्रोज देने वाले हैं वो दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम आते हैं डिटॉक्सिफिकेशन में। सपोर्टिव केयर हमने देखा, और डिटॉक्सिफिकेशन और अल्कोहल विड्रॉल में हमने सपोर्टिव केयर देखा। अभी हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जैसे हमने पहले स्लाइड में डिस्कस किया था कि पहले दिन हम 1-1-2 ऐसा 2 दिन के लिए देते हैं 10 मिलीग्राम टैबलेट डाइजेपाम, जो टोटल 40 मिलीग्राम होता है। नेक्स्ट 2 दिन हम मॉर्निंग का बंद करके दोपहर को 1 और रात को 2 ऐसे देते हैं। 4 दिन के बाद में सिर्फ रात को 2 देते हैं, और 6 दिन के बाद में सिर्फ रात को 1 करते हैं नेक्स्ट 2 दिन के लिए, और फिर स्टॉप करते हैं। हमारे पास इंजेक्शन थायमिन नहीं है, तो बी कॉम्प्लेक्स हम हायर डोसेज में देते हैं। हम बेंजोडाइजेपिन में डाइजेपाम हम यूज करते हैं बिकॉज वो लॉन्ग एक्टिंग है। अगर पेशेंट को कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जैसे लीवर डिस्फंक्शन है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, या फिर उसका लीवर फंक्शन टेस्ट जो आपने किया लैब इन्वेस्टिगेशन, अगर उसमें वो एबनॉर्मल आता है, तो टैबलेट लोराजेपाम यूज कीजिए। बिकॉज टैबलेट लोराजेपाम इंटरमीडिएट एक्टिंग है, और वो जल्दी से अपने बॉडी से वॉश आउट होता है। तो वो बेंजोडाइजेपिन इटसेल्फ विल नॉट डैमेज लिवर फर्दर, है ना। तो आप लोराजेपाम फिर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अदरवाइज डाइजेपाम इज अ गुड चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। आप वैसे क्लोरडाइजेपोक्साइड लिब्रियम आपने सुना होगा, वो भी आप दे सकते हैं। वो भी लॉन्गर एक्टिंग एजेंट है, परंतु उसको बॉडी से निकलने के लिए इश्यूज हो जाते हैं, और शायद वो अपने पीएससी पे नहीं रहता, बट डाइजेपाम पीएससी पे होता है। सो यूज द डाइजेपाम। स्टार्ट विद द 40 मिलीग्राम, देन 30, देन 20, एवरी 2 डेज में वो कम कम करते जाइए, देन 10 पर आ जाइए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो देन इंटरवेंशन, एक बार हमने उसको डिटॉक्सिफाई कर लिया, उसको या फिर विड्रॉल्स का ट्रीटमेंट दे दिया, तो उसके 5 दिन बाद आप ये ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, मैनेजमेंट फॉर क्रेविंग। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम पहले दिन से भी शुरू कर सकते हैं। अगर पेशेंट एडमिट है, तो हम पहले दिन से भी आप शुरू कर सकते हैं। 5 डेज बाद इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो विड्रॉवल है, वो विड्रॉवल को हम जब मैनेज कर रहे हैं पेशेंट के, तो जब तक विड्रॉवल नहीं होता है, तो हम पूरा फोकस विड्रॉवल पे देंगे, और विड्रॉवल जाने के बाद में भी ये शुरू कर सकते हैं। परंतु कुछ केसेस में कुछ स्टडीज में ऐसे पाया गया है कि हम ड्रग्स फॉर क्रेविंग पहले से भी शुरू करते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो विड्रॉल का भी इंटेंसिटी कम करता है। सो हमने जो देखा उसमें बैक्लोफेन हमने देखा। बैक्लोफेन 40 मिलीग्राम पर डे हमने देखा। हम शुरू करते थे बैक्लोफेन 10 मिलीग्राम ओडी एक दिन में, दूसरे दिन में हम 10 मिलीग्राम को बीडी कर दिया, 20 मिलीग्राम कर दिया। तीसरे दिन में हमने 30 मिलीग्राम कर दिया, टीडीएस कर दिया 10 मिलीग्राम को, और चौथे दिन में 1-1-2 ऐसा हमने कर दिया। सो बैक्लोफेन आप यूज कर सकते हैं ओपीडी बेसिस पे। टोपिरामेट यूज कर सकते हैं, 25 मिलीग्राम से आप स्टार्ट कर सकते हैं टोपिरामेट, 100 मिलीग्राम तक आप टोपिरामेट पे जा सकते हैं। अकैम्प्रोसेट बहुत महंगा ड्रग है, आप उसको प्रिवेंट कीजिए। 999 मिलीग्राम पर डे उसका डोज होता है। डायसल्फिराम के बारे में बहुत कुछ आपने सुना होगा, और अल्कोहल डिपेंडेंस यानी डायसल्फिराम ये आपने देखा होगा, परंतु डायसल्फिराम की क्रेविंग पे कोई भी एक्शन नहीं है। डायसल्फिराम क्रेविंग को कम नहीं करता है। डायसल्फिराम
देखा जाए तो इट्स नॉट अ साइकेट्रिक ड्रग। आई वुड लाइक टू से दैट डायसल्फिराम इज साइकोलॉजिकल ड्रग। जी हाँ, डायसल्फिराम एक एवर्सिव ट्रीटमेंट है। डायसल्फिराम क्या करता है, अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म को अरेस्ट करता है, और जो हाफ मेटाबोलिट है वो बॉडी में घूमते रहता है और उसका नॉक्शियस इफेक्ट होता है। वो घबराहट आना, उल्टी जैसा लगना, ये सब चीजें। इवन इसमें मेडिकल कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, साइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं कि साइकोसिस भी पेशेंट लैंड कर सकता है, और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस में रेयर केसेस में डेथ भी हो सकती है। सो वी डोंट यूज डायसल्फिराम। ओपीडी बेसिस पे मेडिकल ऑफिसर ने नहीं करना चाहिए। प्राइवेट प्रैक्टिस में भी लोग करते हैं जो नहीं करना चाहिए। मैंने केसेस देखी है, डेथ्स देखी है होते हुए, और तो पेशेंट को भी पता नहीं रहता है कि, और रिलेटिव को भी पता नहीं रहता है। रिलेटिव्स उसको वो चाय में मिला के या फिर खाने में मिला के देते हैं, और पेशेंट वो लेता है, दारू पीता है, अचानक मौत हो जाती है। मौत क्यों हो गई, ना वो पेशेंट को पता होता है, वो तो मर गया, ना रिलेटिव को भी पता होता है क्योंकि वो छुप-छुप के दे रही थी, और उसको भी पता नहीं होता है कि मेरे देने की वजह से हो गई है। और जो डॉक्टर जो है जिसने प्रिस्क्राइब किया है, और मोस्टली जो प्रिस्क्राइब करने वाले डॉक्टर्स होते हैं वो क्वैक्स होते हैं, या फिर कुछ माल प्रैक्टिसिंग आयुष मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं। सो वी शुड नॉट यूज द डायसल्फिराम, बिकॉज डायसल्फिराम से ना क्रेविंग जाने वाली है, ना विड्रॉवल जाने वाला है। वो सिर्फ कॉम्प्लिकेशन करने वाली है। और वो जो एवर्सिव इफेक्ट है कि बार बार वो एवर्सिव इफेक्ट आए, तो उस वजह से दारू यानी प्लेजर, ये जो इक्वेशन है ये टूट जाता है। सो दारू यानी नॉक्शियस इफेक्ट, दारू यानी पनिशमेंट, ऐसा इफेक्ट, ऐसा साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग हो जाती है, और तब वो काम करता है ना। सो जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से डायसल्फिराम एडमिट करके ही देना पड़ता है, और वो भी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, इनके टीम के साथ में वो उसे देना पड़ता है, तभी वो थेरेपी काम कर सकती है। सो हमने उसे नहीं यूज करना है। अगर उसका यूज करने का जरूरत पड़े तो डायसल्फिराम 5 दिन के बाद में यूज करना है, बिकॉज हम ये चाहेंगे कि पेशेंट के पूरे से पूरा डिटॉक्सिफाई हो, पेशेंट के शरीर से पूरा दारू निकल जाए, उसके बाद में हम डायसल्फिराम दें, है ना। अगर आप विड्रॉवल में डायसल्फिराम दे रहे हैं, पेशेंट के शरीर में, खून में दारू है, ऊपर से डायसल्फिराम है दे रहे हैं, तो वो कॉम्प्लिकेट कर सकता है। तो पेशेंट पूरा डिटॉक्सिफाई हो चुका है, उसको विड्रॉवल साइन नहीं है, ऐसे समय में फिर डायसल्फिराम शुरू कर सकते हैं 5 दिन के बाद में, 250 मिलीग्राम ओडी। ये ध्यान में रखिए। मोस्ट ऑफ द टाइम डायसल्फिराम यूज करना ही नहीं है। अगर आप कर रहे हैं एज अ एवर्सिव ट्रीटमेंट, आप यूज कर रहे हैं डायसल्फिराम, तो आप 5 दिन के बाद में ही डायसल्फिराम हमने देना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हम फिर से हमारी आखिरी स्लाइड पे आते हैं। जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो फिर हम पहले उसको रैपो बिल्डअप करते हैं, पेशेंट का असेसमेंट करते हैं, कोई विड्रॉवल के सिम्टम है क्या, कोई कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर है क्या, ये हम देखते हैं। हम लैब इन्वेस्टिगेशन करते हैं पेशेंट का लिवर से रिलेटेड, साथ में जो अपना फिजिकल एग्जामिनेशन में सीएनएस, सीवीएस, और अपना एब्डोमेन, ये लेते करते हैं। और पेशेंट अगर विलिंग नहीं है तो हम उसे फोर्स नहीं करते हैं, बल्कि रैपो बिल्डअप करते हैं उसको। जो लाइफ विथ अल्कोहलिज्म, लाइफ विदाउट अल्कोहलिज्म, उसको हम कंपैरिजन देते हैं, फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं, और उसको सपोर्ट करते हैं, और उसको एश्योर करते हैं कि जब भी आपको लगा कि दारू छोड़ना है तो आप तुरंत यहाँ आइए। आप टेलीमानस को भी रेफर कर सकते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए 14416 के ऊपर। जब पेशेंट दारू छोड़ने के लिए तैयार होता है तो आप उसको डिटॉक्सिफाई करेंगे, या फिर उसको अगर विड्रॉवल है तो भी आप उसको बेंजोडाइजेपिन देंगे। सो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, और आप विड्रॉल का ट्रीटमेंट के लिए बेंजोडाइज़ेपिन देते हैं, खास करके डाइज़ेपाम देते हैं। आप 10 मिलीग्राम से शुरू करते हैं, पहले दिन 2 दिन आप 40 मिलीग्राम देते हैं, फिर नेक्स्ट 2 डेज़ 30 पे आते हैं, नेक्स्ट 2 डेज़ आप 20 पे आते हैं, और बाद में 10 मिलीग्राम पर आते हैं। इंजेक्शन, अगर पेशेंट एडमिट है तो आप इंजेक्शन थायमिन देते हैं। अगर आपके पास इंजेक्शन थायमिन नहीं है, ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो बी कॉम्प्लेक्स आप हाई डोसेस में देते हैं। पेशेंट को आप ड्रग्स फॉर क्रेविंग दे सकते हैं, उसके लिए बैक्लोफेन
आप आराम से दे सकते हैं, उसका कोई ओपीडी बेसिस पे देने में हर्ज नहीं है। 10 मिलीग्राम आप 1 डे दे सकते हैं, फिर 20 कर सकते हैं, फिर 30 कर सकते हैं, हर दिन आप बढ़ा सकते हैं और आप 40 तक जा सकते हैं। टोपिरामेट ये भी आप दे सकते हैं। एक तो बैक्लोफिन दीजिए या फिर टोपिरामेट दीजिए। 25 मिलीग्राम से शुरू कीजिए और 100 मिलीग्राम तक आप जा सकते हैं। अ, एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि रिलैप्सेस जो है वो रूल है। पेशेंट आप डिटॉक्सिफाई करेंगे, पेशेंट कुछ दिनों के लिए छोड़ेगा और उसके बाद में फिर से रिलैप्स होगा। सो ये हमने भी समझना चाहिए और ये रिलेटिव ने भी समझना चाहिए। सो रिलेटिव्स ने और एज अ मेडिकल ऑफिसर हमने नॉन जजमेंटल रहना चाहिए कि पेशेंट रिलैप्स हो रहा है। हमने रिलैप्स प्रिवेंशन की टेक्निक्स के बारे में भी बताया कि पेशेंट को बिजी रखिए, डिस्ट्रैक्ट रखिए और जो मैंने 4 डीज बताया कि डिले, देन डिस्ट्रैक्ट, डिस्कस एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर जब उसको क्रेविंग आ रहे हैं, ये सब हम स्ट्रैटेजी बताएँगे और इसके बावजूद भी वो रिलैप्स होता है, सो डोंट वरी फिर से हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, फिर से हम उसे वेलकम करेंगे कि वो फिर से आया है छोड़ने के लिए। सो आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, रिलेटिव्स डिमोटिवेट नहीं होंगे, तो पेशेंट छोड़ पाएगा। थैंक यू वेरी मच। जो नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आगे प्रोग्राम्स आएँगे, उसमें आईएससी करना पड़ेगा, तो आपके पास 14416 ये नंबर तो है। वैसे ही टेलीमानस का ऐप आपने डाउनलोड किया है, उस ऐप में अ, ये नशा मुक्ति के बारे में भी बहुत कुछ मटेरियल है, उसका यूज़ आप कर सकते हैं। अगर आने वाले समय में हमें कोई ऑर्डर आता है, तो आईएससी एक्टिविटी के लिए उसका भी यूज़ आप कर सकते हैं।